नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए एपिसोड में। मेरा नाम अभय है और आज के इस एपिसोड में हम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम की बात करेंगे। एनपीएस को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ आप पीपीएफ और ईपीएफ से ज़्यादा रिटर्न्स पा सकते हैं, बल्कि ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में भी आता है। मतलब इन्वेस्टमेंट से लेकर मैच्योरिटी अमाउंट तक कहीं पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि अगर हम पिछले 10 सालों का डेटा देखें तो 2013-14 में जहां एनपीएस के केवल 65 लाख सब्सक्राइबर्स थे, वो नंबर आज 2 करोड़ से ज़्यादा हैं। अब अगर ये सब जानकर आप भी एनपीएस में निवेश करने का मन बना रहे हैं, लेकिन आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है, तो बस इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एनपीएस की पूरी एबीसीडी बताने वाला हूँ। जैसे एनपीएस क्या है और कैसे काम करता है, कौन लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एनपीएस अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, टियर 1 टियर 2 क्या होता है, इसमें आप कितने रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, एनपीएस में कौन कौन से फंड मैनेजर्स होते हैं, आपके लिए कौन सा फंड मैनेजर सही रहेगा, एनपीएस में आप क्या कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसमें क्या कुछ टैक्स बेनिफिट्स हैं। और एक और सवाल, क्या आप एनपीएस से बीच में पैसे निकाल सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल रूल्स क्या हैं। जाने के इन सभी सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस होता क्या है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे 2004 में मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए शुरू किया गया था। लेटर ऑन 2009 में इसे सभी के लिए ओपन कर दिया गया। इसका पर्पज़ ये है कि जब भी आप अपनी जॉब या प्रोफेशन से रिटायर हों, तब भी आपके पास हर महीने एक पक्की इनकम आती रहे, एक पेंशन आती रहे। अब सवाल आता है ये काम कैसे करता है। तो इसे समझने के लिए आप इसको म्यूचुअल फंड से रिलेट कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में आप हर महीने, 6 महीने या साल भर में कुछ पैसे लगाते हैं, जिसे फिर एक फंड मैनेजर के द्वारा अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ठीक वैसे ही एनपीएस भी काम करता है। जब आप एनपीएस में पैसा लगाते हैं तो पैसा सीधा एक पेंशन फंड मैनेजर के पास जाता है, जो उसे फिर इन 4 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें से पहला है इक्विटी यानी शेयर्स। फंड मैनेजर आपके पैसे से कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। दूसरा ये है कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। तीसरा गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। और चौथा जो है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जैसे कि रियल एस्टेट, वेंचर कैपिटल्स आदि। एनपीएस में टोटल इन 4 एसेट क्लासेस में आपका पैसा लगाया जा सकता है। अब आप किस एसेट क्लास में कितना पैसा लगाना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पर आपको 2 चॉइसेस मिलती हैं, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस क्या होता है कि इसमें आप डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे इक्विटी में मैक्सिमम आप 75% तक ही निवेश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा आप इक्विटी में नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड्स दोनों में आप पूरा 100% निवेश कर सकते हैं। अल्टरनेट, जो कि बहुत रिस्की होता है, उसमें आप केवल मैक्सिमम 5% ही निवेश कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने एक एनपीएस अकाउंट ओपन करवाया, जिसमें आप हर महीने 10,000 रुपये डालते हैं। तो अगर आप एक्टिव चॉइस सेलेक्ट करेंगे तो आप फंड मैनेजर को बताएंगे कि उसको कितना पैसा कहाँ लगाना है। जैसे आपने उससे कहा कि 75% की इक्विटी खरीद लो, तो 7500 रुपये से वो कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा। अगला, अल्टरनेट में आप केवल 5% ही निवेश कर सकते हैं, तो आपके कहने पर 500 रुपये वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में डाल देगा। 75% प्लस 5% हो गए 80%। बचे 20%, तो आप चाहें तो वो पूरे 20% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा दें, या 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स और 10% कॉरपोरेट बॉन्ड्स में लगा सकते हैं। आप चाहें तो पूरा 100% भी गवर्नमेंट या कॉरपोरेट बॉन्ड्स में लगा सकते हैं।
लेकिन अगर आप कहें कि मैं 100% इक्विटी में लगाना चाहता हूँ तो ये आप नहीं कर सकते, या पूरा 100% अल्टरनेटिव फंड में लगाना चाहता हूँ तो ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिमिट लगाई गई है। अब ये चॉइस तो उनके लिए सही है जिनको इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स की कुछ बहुत समझ है। लेकिन अब अगर आप हो कि जिसको कुछ नहीं पता इक्विटी क्या है, बॉन्ड्स क्या हैं, तो आपके लिए भी पूरा इंतजाम है, और वो है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में आपका फंड मैनेजर आपके हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से आपके पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है। हाँ, एक और चीज़, ऑटो चॉइस में आपका फंड मैनेजर आपकी उम्र का काफ़ी ध्यान रखता है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट करता रहता है, जिससे जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुँचें तो आपके इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कम हो। अब बात करते हैं कि कौन लोग एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसा मैंने कहा कि पहले जब 2004 में स्कीम को लॉन्च किया गया था तब इसे केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में 2009 आते आते इसे सभी आम नागरिकों के लिए भी ओपन कर दिया गया। तो आज की डेट में कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है वो एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है और एनपीएस में निवेश कर सकता है। अब बात करते हैं एनपीएस अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। तो एनपीएस में आप दो तरीके के अकाउंट खुलवा सकते हैं, टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 और टीयर 2 को ऐसे समझिए कि सपोज आपके पास दो गुल्लक हैं जिनमें आप हर महीने कुछ पैसे डालते हैं। तो टीयर 1 एक ऐसा गुल्लक है जिसे आप तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक आप 60 साल के पूरे न हों, मतलब इसमें पड़े पैसे आप रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल सकते। हाँ, कुछ कंडीशंस में निकाल सकते हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप यही मानकर चलिए कि टीयर 1 अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसका पैसा आप रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल सकते, और यही वो अकाउंट है जहां पर आपकी असली रिटायरमेंट प्लानिंग होती है। और केवल टीयर 1 अकाउंट में ही आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। गवर्नमेंट केवल और केवल टीयर 1 अकाउंट में इंटरेस्टेड है, जो कि आपका रिटायरमेंट वाला अकाउंट है। टीयर 2 अकाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं, आपका मन हो टीयर 2 अकाउंट खोलो चाहे ना खोलो, और टीयर 2 में कोई टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं है। अब टीयर 2, तो टीयर 2 को एक ऐसा गुल्लक समझ लीजिए जिसमें जब आप चाहें, जब आपका मन करे तो पैसे डाल या निकाल सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, कोई आपको रोकेगा नहीं। ये अकाउंट एक तरीके से आपकी फ्लेक्सिबल सेविंग्स के लिए होता है, जिसमें आप पैसे सेव कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तब आसानी से निकाल भी सकते हैं। सपोज आज मेरे पास कुछ पैसे आते हैं जिनकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उन पैसों को टीयर 2 अकाउंट में डाल दूंगा। जब तक पैसे अकाउंट में रहेंगे मुझे उस पैसे पर रिटर्न भी मिलेगा, और फिर जब कभी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आसानी से उन पैसों को निकाल सकूंगा, साथ में मुझे कुछ रिटर्न भी मिल जाएंगे। अब टीयर 2 अकाउंट खोलने के लिए पहले आपके पास टीयर 1 अकाउंट का होना मैंडेटरी है, और बिना टीयर 1 अकाउंट के आप डायरेक्टली टीयर 2 अकाउंट नहीं खोल सकते। और बस टीयर 2 अकाउंट के बारे में बस इतना ही है, यहीं से आप टीयर 2 अकाउंट को भूल जाइए, बाकी सारी बातें टीयर 1 अकाउंट की ही होंगी। अब अगला सवाल कि एनपीएस में कितने रुपए से शुरुआत की जा सकती है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन के समय केवल 500 रुपये लगा करके आप अपना एनपीएस अकाउंट शुरू कर सकते हैं, प्लस हर बार पैसा जमा करते वक्त मिनिमम 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है, प्लस हर साल आपको मिनिमम 1000 रुपये उस एनपीएस अकाउंट में जमा करने होंगे। अगर आप किसी साल ऐसा करने में असफल रहते हैं, मतलब पूरे साल में उसमें 1000 रुपये नहीं डालते हैं, तो ऐसे में आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन डोंट वरी, आप अगेन 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन प्लस 100 रुपये की एक छोटी सी पेनाल्टी दे करके उस अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट करवा सकते हैं। ऐसा आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से या पास के किसी सर्विस सेंटर से भी करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एनपीएस में कौन से वो फंड मैनेजर्स हैं जो आपके पैसे को मैनेज कर सकते हैं।
तो अभी एनपीएस में टोटल 11 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो आपके पैसे को मैनेज कर सकते हैं, जो कि हैं एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक पेंशन फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन, एक्सिस पेंशन फंड, टाटा पेंशन फंड, मैक्स लाइफ पेंशन और डीएसपी पेंशन फंड। ये टोटल 11 फंड मैनेजर्स हैं जिनमें से आप अपने लिए किसी एक को चुन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मान लो शुरू में आपने कोई एक फंड मैनेजर चुन लिया, लेकिन बाद में आपको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उससे अच्छा कोई दूसरा फंड मैनेजर है, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। एनपीएस में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप साल में एक बार अपने फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एनपीएस में आखिर रिटर्न कितना मिलता है, क्या कुछ रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सीधा जवाब तो ये है कि देखो, एनपीएस में कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं होते। अब क्योंकि ये एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है, आपका पैसा यहाँ स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स में लगाया जाता है, तो आपको रिटर्न कितने मिलेंगे ये भी उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो एनपीएस ने लगभग 9 से 10% का रिटर्न दिया है, जो कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा फिगर है। अब अगर सिर्फ इतना सुन लेना काफ़ी ना हो तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि एनपीएस में आपका कितना बड़ा रिटायरमेंट फंड बन सकता है। तो इसके लिए हम एनपीएस कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। तो मान लीजिए मेरी उम्र अभी 25 साल है, मैं एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं एनपीएस में बैलेंस लाइफ साइकिल फंड सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है और रिटर्न भी ठीक ठाक चाहिए। अब मान लीजिए हर महीने मैं 10,000 रुपये एनपीएस में निवेश करता हूँ और हर साल इस अमाउंट को 5% से बढ़ाता रहूँगा। मतलब अगर पहले साल मैंने हर महीने 10,000 रुपये डाले हैं तो अगले साल मैं 10,500 रुपये डालूँगा। एट द एंड मैं 40% की एन्युटी खरीदूँगा। आप चाहें तो इससे ज़्यादा की भी एन्युटी डाल सकते हैं, लेकिन 40% बेयर मिनिमम है और मस्ट है। अगर आपको एन्युटी ना पता हो तो ये वो रकम होगी जिससे आपको हर महीने पेंशन दी जाएगी। एन्युटी रेट हम मान के चलते हैं 7% का। अब इस तरह मेरा जो टोटल कॉर्पस तैयार होगा एट द एज ऑफ रिटायरमेंट वो होगा 5,82,00,000, जिसमें से 60% जो कि हुआ 3,49,00,000 मुझे लंपसम मिलेगा, एक साथ मिलेगा। बचे 40% जो कि हुआ 2,32,00,000 की मुझे एन्युटी खरीदनी होगी, जिससे मेरी जो मंथली पेंशन बनेगी वो 1,35,000 होगी। तो रिटायरमेंट के समय आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कितना लंपसम मिलेगा, ये आप अपने हिसाब से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर टैक्स कितना बचेगा एनपीएस में। तो टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो पहला तो ये है कि 1.5 लाख तक अगर मैं एनपीएस में इन्वेस्ट करता हूँ तो अंडर सेक्शन 80CCD1 मुझे वो 1.5 लाख की टैक्स रिबेट मिल जाएगी। उस 1.5 लाख की इनकम पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा, सरकार कहती है कि अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो उस 1.5 लाख के साथ साथ अंडर सेक्शन 80CCD1B आपको 50,000 की एडिशनल टैक्स रिबेट मिलेगी। तो इस तरह 1.5 लाख प्लस 50,000 आपको टोटल 2 लाख रुपए की टैक्स रिबेट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये टैक्स रिबेट आपको तभी मिलेगी जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि न्यू टैक्स रेजिम में कोई एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस नहीं है, तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करते हैं तो ये छूट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो तीसरा बेनिफिट है वो आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे आप न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करें या ओल्ड। बस आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए। तो सरकार बोलती है कि अगर सपोज आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 10% आपकी कंपनी भी आपके नाम पर एनपीएस में डाल सकती है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में ये लिमिट 14% है। मतलब गवर्नमेंट 14% तक एनपीएस अकाउंट में डाल सकती है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
जैसे सपोज आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है, जो कि एक साल में हुई 6 लाख रुपये। अब अगर आपकी कंपनी इसमें से 10% यानी 60,000 रुपये एनपीएस में डालती है, तो उस पूरे 60,000 रुपये पर आपको अंडर सेक्शन 80CCD2 कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तब तो ये लिमिट 14% है। अब ये तो बात हुई कि जब आप एनपीएस में पैसे डालेंगे तब क्या छूट मिल रही थी। लेकिन अब बात करते हैं कि जब आपका एनपीएस मैच्योर होगा, जब आप रिटायर होंगे, तब टैक्स में क्या छूट मिलेगी। तो रिटायरमेंट के टाइम जो भी आपका कॉर्पस होगा, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमारा टोटल कॉर्पस था 5,82,00,000, तो इसका 60% जो कि हुआ 3,49,00,000 आप लंपसम निकाल सकते हैं और इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपको बिलीव ना हो रहा हो तो अगेन बोलता हूँ, टोटल कॉर्पस के 60% लंपसम अमाउंट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बाकी बचा 40% जिसकी आप एन्युटी लेंगे, उससे जो मंथली पेंशन आएगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ेगी और उस पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कुछ लोगों का सवाल था कि क्या एनपीएस से बीच में पैसे निकाले जा सकते हैं, जैसे अगर कोई ज़रूरत पड़े तो क्या 60 साल से पहले पैसे निकाल सकते हैं। तो हाँ, एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल की सुविधा मिलती है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्या हैं? तो पहली चीज़, पार्शियल विड्रॉल के लिए आपका एनपीएस अकाउंट कम से कम 3 साल पुराना हो। अकाउंट खोलने के 3 साल के अंदर आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते। अब अगर आपका अकाउंट 3 साल पुराना है तो अगली चीज़ कि आप पैसा कुछ चुनिंदा कामों के लिए ही निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आपको गोवा घूमने जाना है तो आप एनपीएस से पैसे निकाल सकेंगे। आपको प्रॉपर वैलिड रीज़न देना होगा, जैसे कि बच्चों की शादी के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए, कोई क्रिटिकल इलनेस के केस में, ऐसे ही कुछ और भी कारण हैं। अब अगर आपका अकाउंट भी 3 साल पुराना है और आपके पास एक वैलिड रीज़न भी है, तो तीसरी कंडीशन ये है कि आप सिर्फ अपने द्वारा डाले हुए पैसे का 25% पैसा ही निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल कॉर्पस का नहीं, सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन का, जो पैसा आपने डाला है सिर्फ उसका 25%, उस पर क्या रिटर्न मिले हैं। और अगर आपकी कंपनी भी आपके लिए एनपीएस में पैसे डालती है तो वो उसमें शामिल नहीं होगा। केवल और केवल जो पैसे आपने उसमें डाले हैं उसका 25% आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। और पूरे एनपीएस के टेन्योर में आप केवल 3 बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं और हर विड्रॉल के बीच में मिनिमम कम से कम 5 साल का गैप होना चाहिए। और हाँ, एनपीएस में जो आप पार्शियल विड्रॉल भी करेंगे उस अमाउंट पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है एनपीएस के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके मन में जो सवाल थे वो भी काफ़ी हद तक दूर हो गए होंगे। ऐसे ही हम आने वाले एपिसोड्स में और भी रिटायरमेंट से जुड़े प्रोडक्ट्स की चर्चा करेंगे। और अगर आप भी चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपने सवाल या टॉपिक ज़रूर बताएं, मैं उन्हें फ्यूचर एपिसोड्स में ज़रूर शामिल करूंगा। बाकी अगर एपिसोड सच में पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।